Assalamualaikum everyone, good morning and welcome back to another episode of The Inside Scoop जहां आप सीखते हैं और समझते हैं मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी। सबसे पहले आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज़ लार्जर देन आर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, विच इज़ ह्यूज। सो प्लीज़ पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद रिव्यू ऑफ कुछ इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज़ जो कल से हैव टेकन प्लेस, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आप सबको कि पाकिस्तान में फ्यूचर कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स पेयर्स को ट्रेड करने का लीगल और रेगुलेटेड तरीका इज़ थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। जो भी ब्रोकर्स पीमैक्स के साथ लिस्टेड हैं उनके साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं एंड देन एक दफ़ा आपका अकाउंट खुल गया आप बाय सेल कर सकते हैं कमोडिटीज़ को जो इंटरनेशनल मार्केट है इन डॉलर्स। सो पीमैक्स ऑन वेडनेसडे हैव मेड हेडलाइंस। कुछ ऐसा है जो शेकअप करने वाला है पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पीमैक्स ने लॉन्च कर रहा है डिलीवरेबल शुगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एक ऐसा मूव है जो रेवोल्यूशनाइज कर जाएगा कि शुगर किस तरह से ट्रेड होती है पाकिस्तान में। एक ऐसा स्टेप है जो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाएगा बल्कि सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करेगा और होर्डिंग और स्पेकुलेशन को डिस्करेज करेगा। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक डील है, a deal to buy or sell a commodity, जैसे कि sugar at a fixed price on a future date with the actual product delivered when the contract ends. Pakistan Mercantile Exchange, PMEX for short पे, this means buyers get real sugar, not just a cash settlement. और ये sugar mills और buyers दोनों को help करता है, जैसे candy and soda companies, they lock in prices today to avoid future price swings. ये trading को fair करता है और issues को रोकता है, issues जैसे कि आपकी hoarding और price manipulation. ये process regulate किया जा रहा है by PMEX, ensuring a transparency and a smooth supply chain. In simple terms, it's like reserving sugar now at a set price and knowing you'll get it later. A move जो essentially revolutionize करेगा शुगर किस तरह ट्रेड होती है पाकिस्तान में। एक ऐसा स्टेप है जो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाएगा बल्कि सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करेगा और होर्डिंग और स्पेकुलेशन को डिस्करेज करेगा। पाकिस्तान शुगर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला इज होर्डिंग, राइट। दे काइंड ऑफ मूव लाइक अ माफिया, इट्स अनरेगुलेटेड प्राइसिंग, स्पेकुलेशन। इन जस्ट 10 से 15 दिन पीमैक्स ऑफिशियली रोल आउट करेगा अपना 30-day डिलीवरेबल शुगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विद ईच कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग 12 मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर अप्रूव्ड बाय ऑफ कोर्स SECP। ये एक लैंडमार्क स्टेप है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा पीमैक्स ऑफर कर रहा है डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक शुगर। इससे पहले पीमैक्स ने 2023 में राइस और मेज़ के ट्रेड्स ऑफर किए थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट्स ऑपरेटर्स के साथ थे। दिस टाइम इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चीनी एक मेजर प्लेयर है पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंड ऑन आर फूड इन्फ्लेशन साइड, बट इट्स बिन प्लेग्ड बाय इशूज़ जैसे कि प्राइसिंग का मसला, एक्सेसिव स्पेकुलेशन, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज। अब पीमैक्स का ये नया कॉन्ट्रैक्ट इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करेगा एंड हियर्स हाउ। तो ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी। बायर्स और सेलर्स को लगता है कि शुगर मिल्स, कन्फेक्शनरी कंपनीज और सॉफ्ट ड्रिंक मेकर्स अब डिस्कवर कर सकते हैं मार्केट फेयर मार्केट प्राइसेस फॉर शुगर रादर देन गोइंग थ्रू दीज वेंडर्स, राइट, जो झूठ बोलते हैं। नो मोर होर्डिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट होर्डिंग और स्पेकुलेशन को कम करेगा जो अक्सर शुगर की प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाता है, राइट, मैनिपुलेशन के थ्रू। स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन, एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी सप्लाई चेन एफिशिएंट हो जाएगी और इंश्योर करेगी कि ट्रेड स्मूथ हो जाए। मार्केट डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा, मेकिंग द प्रोसेस मोर अकाउंटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं? पीमैक्स ऑलरेडी ऑन बोर्डिंग बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूडिंग अराउंड 80 शुगर मिल्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स लाइक कन्फेक्शनरी एंड बेवरेज कंपनीज। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बायर के लिए ओपन है जो शुगर के मार्केट में हिस्सा लेना चाहता है।
To prepare for the launch, Pemex has been hitting the road, hosting road shows and sugar trading hubs जैसे कि सरगोदा and लाहौर. वो live trading demos दे रहे हैं, explain कर रहे हैं specs के contracts, even training participants in ghost trading. According to Pemex के जो CEO हैं, sugar is one of Pakistan's most traded commodities, लेकिन like physically traded, right? तो उसका lack of structure और transparency बहुत सालों से है. With this sugar future contract, Pemex is turning the tide, ushering a new era of price stability, fair trade, transparency. ये ना सिर्फ एक contract है, लेकिन ये एक movement है जो पाकिस्तान की sugar industry को ज़्यादा robust और reliable करेगा. और ये सब कुछ एक regulated national platform के through हो रहा है, which is a massive step toward modernizing Pakistan's agriculture market and ensuring fair play for everyone involved. Stay tuned to the Inside Scoop. हम आपको updated रखेंगे on how it plays out, what it means on your investments and on our economy. So now moving on to the news, April 2025 में पाकिस्तान की power generation reach was 10,500 gigawatts, जो पिछले साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा है. अप्रैल 2024 में it was a lot less than this. 4 साल का सबसे बड़ा annual increase है. एंड जो ये शो करता है कि इकोनॉमी में फिर से मूवमेंट आ रही है, कि जब मेनली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के कम होने की वजह से आई है, जिसने डिमांड को ज़बरदस्त, जिसकी वजह से डिमांड को बहुत बूस्ट मिला है. मंथली बेसिस पे भी पावर जनरेशन में 25% का इजाफा हुआ है. मार्च के 8,500 गीगावाट से बढ़ के नाउ इट्स एट 10,500 गीगावाट. एंड यानी कि सीजनल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन साथ साथ ही जनरेशन प्लान लेवल की के आसपास आ रही है. मतलब कि सर्ज है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है. अब अगर हम पूरी फिजिकल ईयर जुलाई से अप्रैल तक की परफॉर्मेंस देखें तो पावर जनरेशन थोड़ी सी नीचे आ गई है. लास्ट ईयर ये नंबर वाज अबाउट 101,000 गीगावाट्स और इस साल 100,600. आने वाले मंथ्स में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया. ऑफ कोर्स इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव हो रही है. People are going to be turning on their ACs, doing all of that. The average cost has come down. तो 8% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में. तो इस कॉस्ट में सबसे बड़ा फैक्टर RLNG पावर जनरेशन है, जो ₹24 पर किलोवाट आवर तक पहुंच गई है. एंड लास्ट ईयर वाज ₹22. तो अगर हम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें, सबसे ज़्यादा इट्स 21.9% RLNG, 20.5 nuclear, and renewables and wind at 4.6 and solar at 1.1, right? तो overall power demand generation दोनों बढ़ रहे हैं. Cost pressures especially on RLNG अभी एक बहुत major challenge है. So moving on to our market, KSE 100 index yesterday closed 900 points plus, and जैसे कि हमने कहा कि the market is consolidating right now. अभी भी we're again 500 points plus. But one thing I do want to talk to you guys about is that so this was our consolidation period, right? From here to here, consolidating. What is one very important factor to look at? ये जो dip आई है over here, जो एक opportunity है, पीछे देखते हुए you can be like कि oh my god, this was the perfect time to invest, यहीं घुसना चाहिए था market में. बट एक्चुअली इस टाइम पे हो क्या रहा था? इस टाइम पे ना क्रॉस बॉर्डर टेंशन बहुत सीरियस हो गई थी और सब लोग अपने दूसरा अगला मुल्क फतह करने के चक्कर में लगे हुए थे और मीम्स भेज रहे थे और अपनी क्या कहते हैं घर की ग्रोसरी होर्ड कर रहे थे कि ओ माय गॉड जंग होने वाली है और खाना होर्ड करना शुरू कर दो. चीनी ले आओ, पत्ती ले आओ, ब्रेड ले आओ, राइस ले आओ, रोटी ले आओ, फ्लावर ले आओ. दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग हियर. Right, तो ये this was a very great real life example. What was I doing? I was stuck to the screen because मुझे पता था कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में कुछ करने तो नहीं वाली, जितनी भी हाइप क्यों ना क्रिएट हो जाए. होल पॉइंट वाज हाइप. मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा आउटसाइड स्टेप करके देखती हूँ चीज़ें. एंड मी, माई फ्रेंड्स, एनीवन हु वाज स्मार्ट मनी, वी वर इन्वेस्टिंग at this level because we knew कि opportunity थी. फिर वहाँ से recovery आप वो देख लें. तो these are opportunities that you guys need to look at, and opportunities वो इस तरह से नहीं आएंगी कि जी you know this is the time that you should invest. वो अगली scenarios होते हैं, तभी तो panic selling होती है, तभी तो market इतनी टूटती है, index इतना गिरता है, right? So just keep an eye on for these things. And now stay tuned, stay with us. We will have Mr. Salman Shah, who is the federal minister, the ex-federal minister for finance. लेकिन उससे पहले I want to take a short break ताकि मुझे भी थोड़ी सी break मिले.
बात से थक जाती हूँ मैं भी. I need to have some water, relax. You guys grab your coffee, your chai, your pancakes, your cereal, your omelets, whatever you guys want, waffles, whatever floats your boat, and get comfortable because as usual, as every day, एक बहुत interesting conversation होगी. इंशाल्लाह मुझे आप सबको भी आसानी से समझ आएगी in layman terms. We'll get a better look of what to expect from the federal budget this year, from someone who is very relevant, especially उस conversation में. तो हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Ashil Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले, of course, we let you know that we have a guest with us. We have with us Dr. Shahid Hassan Siddiqui, जिनसे हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि अभी जो upcoming major events हैं for the country, especially the budget, which is supposed to come out June के second week में. What are we expecting? Dr. Saab, thank you so much for being with us once again. जनाब शुक्रिया. सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा फेडरल बजट आ रहा है, राइट? अभी आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर होने से पहले और उनका पिछले वीकेंड पे रिव्यू फिर से आने से पहले चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट थे. कुछ लोगों को लग रहा था कि सुपर टैक्स कम होगा, शायद इनकम टैक्स भी कम हो जाए, लेकिन स्पेशली वीकेंड पे जो रिव्यू आया है आईएमएफ का, which has been circulating, उसके बाद बहुत अलग speculations आई हैं बिकॉज बहुत प्रेशर डाला जा रहा है ऑफ कोर्स ऑन आपकी टैक्स नेट को बढ़ाने में, राइट? तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे बड़े चेंजेस जो फेडरल बजट 25 to 26 में आएंगे वो किन चीज़ों में होंगे? देखिए मोहतरमा, बात बड़ी सिंपल है. हम बजट जो हम लाते हैं वो हम पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं या आईएमएफ के लिए ला रहे हैं? पहला सवाल तो ये. मेरा अब कहना ये है कि आईएमएफ के 2 दर्जन प्रोग्राम हम कर चुके हैं और उन 2 दर्जन प्रोग्राम में हमेशा उसके बाद नए प्रोग्राम में जाना पड़ा. तो इसका मतलब ये है कि आईएमएफ जो भी आपसे कुछ कहेगा ये तो 100% यकीनी होता है कि उसके बाद आपको 2027 के बाद एक मरतबा फिर अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा. और आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और वो इसलिए भी जाने को अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है कि अब जो दुनिया में तब्दीली आ चुकी है उसमें ये पाकिस्तान के लिए खुदकशी होगी अब न्यू ग्रेड गेम में कि हम आईएमएफ के पास जाएं. लेकिन ऐसा लगता है हुकूमत ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे. अमेरिका भी चाहता है आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे और आईएमएफ भी चाहता है कि ये तो गठजोड़ है. तो अब इसकी अहमियत ही खत्म हो गई कि आईएमएफ क्या चाहता है क्या नहीं चाहता. नंबर 1 तो ये है, हमने आगे जाना है. दूसरी बात ये थी कि अभी आपके भी इल्म में है कि अगले साल हमें $20 अरब के जो है वो कर्जे वापस करने हैं 20, और उसके अगले साल 2027 में भी $20 अरब के कर्जे वापस करने हैं. यानी 2 सालों में 40 अरब हमने वापस करना है. तो जाहिर है कि अगर कर्जे रोल ओवर नहीं होंगे तो वो कर्जे जो है ना रोल ओवर नहीं होंगे तो फिर आपका गुजारा नहीं. और रोल ओवर करने की उनकी शर्त होती है कि आईएमएफ के पास जाएं. तो सीधा सीधा हिसाब है कि हमने अपने आप को फंसा लिया है. और इस बात की अहमियत अब इसलिए बढ़ गई है, ये तो हमने फंसाया तो हमने 1988 से है. अब अहमियत इसमें 2 चीज़ों की वजह से है. एक तो ये था कि जैसे कि हमें हुकूमत खुद कह देगी हम 2027 में चाहते हैं कि ना जाएं, मगर इससे कतई नज़र अभी एक अमेंडमेंट पास हुई है और उसमें आर्टिकल 38F 26वीं तरमीम, उसमें ये कहा गया है कि हम 2027 तक पाकिस्तान की मईशत से सूद का खात्मा कर देंगे, जो कि नामुमकिन बात है. This is not going to happen. This is ridiculous. वो ये है ना. नहीं, लेकिन ये एग्जांपल भी देते हैं तो मलेशिया की देते हैं. आप चलें, आप कहते हैं कि आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएंगे कम्प्लीटली, तो फिर आपको इस्लामिक डेट इंस्ट्रूमेंट. सॉरी, मैंने नहीं कहा आपसे. मेरे अल्फाज ये थे कि हुकूमत ने ये कानून साजी कर ली है और उन्होंने एक तरीका भी निकाल लिया है कि जो इस्लामी बैंक हैं, अभी तक जो मैंने रिसर्च की है वो ये है कि इस्लामी बैंकों ने सूदी बैंकों के मुकाबले में तकरीबन आधा मुनाफा दिया है, हालांकि उनका मुनाफा दुगना है. तो इन्होंने इस्तेसाल किया. अब ये चाहते हैं कि सूदी बैंक का जो है वो भी इसी तरह में ले आए ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन कर सके. तो वो तो इस्लामी बैंकिंग तो नहीं होगी, वो तो होगी एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेस्ट बेस्ड. मगर जो इशू आ रहा है वो 2 आ रहे हैं. देखिए बात ये थी कि अभी आपने एक जंग जीती है, ये तो आप तस्लीम करना पड़ेगा. और हमारे आर्मी चीफ ने जो बता दिया कि बुनियानुम मरसूस
आयत नंबर जो है 4 है, तो इसमें बहुत तस्करा हो रहा है। तो मैंने जरा से इस आयत को पढ़ा और आगे भी पढ़ा। देखिए कुरान ने आगे चल के क्या कहा है कि जब आपको अगर ऐसी फतेह नसीब हो जाए तो फिर आपको जान और माल से जहाद करना है। इसका मतलब ये था कि अगर हमें फतेह जरूर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह की मदद से हुई है, लेकिन बहरहाल हमें नुकसान हुआ है, दुश्मन को भी हुआ है, उसको ज्यादा हुआ, हमें कम हुआ। तो हमें जो माली नुकसान हो गया, मईशत को नुकसान हो गया, वो आपको दिफाई बजट में पूरा करना है। ये कुरान कह रहा है जान से जहाद करो। जब आप या तो आप बुनियान मरसूस की बात ना करें, वो तो हुक्म दे रहे हैं। आयत नंबर 11 मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये है कि अगर आप वो इजाफा नहीं करते तो हमारे तो बड़े बड़े सनती इदारे कहते हैं जी मुझे कंसेशन दे दें, तो उनको भी तो ये कुरान की आयत बताएं कि भाई नहीं दे सकते हैं, अब आपको जो है ना जान और माल से जहाद। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर हम ये नहीं करते तो आइंदा ये फतेह नसीब नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कुरान पढ़ने के बाद। दूसरी बात, मगर तीसरी बात ये थी कि हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमारे मसाइल इतने संगीन हैं, हमने बनाए हैं। उसके मैं 2-3 फिगर्स आपको दूं, उसके बाद आप अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए बात ये थी, हमारा डिफेंस बजट जिसपे बहुत शोर होता है, वो 2024 में हमारा 1860 अरब का था। 1860 अरब रुपए आपने डिफेंस में खर्च किए। क्या मैं आपको बताऊं कि ये जो बैंकों को आपने निष्कारी करनी थी, उसमें चंद खानदानों ने जो उसके मालिक हैं, उन्होंने जो बैंक्स हैं, उन्होंने जो डिपॉजिटर्स को मुनाफा दिया और जो कर्जों पे लिया, उसमें उनकी आमदनी बनती है 1848 अरब। चंद खानदानों ने 1848 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है, जिसका बड़ा जो है 85% जो है वो गैर मुल्की हैं और चंद खानदान है इसके अंदर। और निष्कारी जो आपने की थी वो औने पौने कर दी थी। तो इसका मतलब ये तो अगर आज ये निष्कारी नहीं करते तो आप कह रहे हैं कि ये इलीगली प्रॉफिट दिया गया है इन चंद लोगों को? इलीगली इस सेंस में दिया गया है कि स्टेट बैंक ने उनको ये कह दिया कि जनाब नंबर 1 तो ये कि आप उनको मुनाफे की शरह ये डिस्काउंट रेट से मुंसलिक कर दे, पॉलिसी रेट से। तो मैंने आपको शायद प्रोग्राम में मुझे याद पड़ता है बताया था कि 26A 4 और 40A उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आईन में लिखा है कि बैंकों की जिम्मेदारी है और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो खातेदारों को मुनाफे में शरीक करें। अब उनका मुनाफा चंद वर्षों में 243 अरब रुपए से 1267 अरब रुपए हो गया, लेकिन उन्होंने शरह मुनाफा गिरा दी। किसी भी तरह उन्होंने तो लूट लिया ना बैंक को। तो अगर चंद खानदान इतना बड़ा पैसा ले गए तो आपका डिफेंस बजट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मगर एक और बात मैं एंगल को देना चाहता हूँ, हुकूमत ने जो मुल्की कर्जे लिए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुल्क तो हमारा है ना, हमें सोचना है। वो बिल्कुल सर, लेकिन हम एक कम्युनिस्ट नेशन तो है नहीं, राइट? अब अगर किसी का है बैंक, पीपल आर इन पोजीशंस ऑफ पावर, लोगों ने अपने बिजनेस खड़े किए हैं, तो फिर उनका हक भी है कि वो लोग प्रॉफिट लेके जाएं। जरूरत क्या थी? देखिए बैंकों ने 70% मुनाफा कमाया है एक साल में प्री टैक्स प्रॉफिट। तो जो 70% ऑफ रेवेन्यू आप कह रहे हैं, 70% ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 70% ऑफ दी जो उनका कैपिटल है उस पर जो उनके स्पॉन्सर्स इक्विटी है उस पर उनको 70 रुपए मुनाफा मिल गया। नहीं सर, मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने एक बैंक खरीदी थी और 100 रुपए मेरे शेयर थे, तो मैंने एक साल में 70 रुपए कमा लिया। अच्छा, आप कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं कि शेयर प्राइस कितनी इंक्रीज हुई? सर वो तो टोटल इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ना वो बहुत सोच समझ के करता हूँ। कैपिटल गेन की मैं बात नहीं कर रहा। इन बैंकों ने जो प्री टैक्स प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ओके। देखिए कैपिटल गेन टैक्स में तो ऐसा है ना कि आपका 2 साल में वो दुगना हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? नहीं, प्री टैक्स प्रॉफिट। ओके, प्री टैक्स प्रॉफिट के बाद प्रोविजन भी आती है उसके। ठीक है। तो जब आपने 1800 इसमें बड़ा जबरदस्त कमा लिया आपने, तो फिर सवाल ये कि हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ आपको क्या जरूरत थी यूनाइटेड बैंक को बेचने की? आपको क्या जरूरत थी गैर मुल्कियों को देने की? हबीब बैंक को आपने गैर मुल्कियों को बेच दिया, जरूरत क्या थी आपको? ये तो 70% मुनाफा दे रहे हैं, तो ये आपने अपने आप को फंसा लिया। मगर एक और फिगर मैं देना चाहता हूँ ताकि बात आपकी क्लियर हो जाए, फिर आपका सवाल ले लूंगा मैं ये देख रहा था कि पिछले साल हमने जो कर्जों पर सूद दिया है पाकिस्तान ने, वो है 8,545 अरब रुपए। हमने जो कर्जे लिए हैं उसकी वापसी की बात नहीं कर रहा मैं, हमने कर्जों में जो सूद दिया है वो है 8,545 अरब रुपया, और वफाक और सूदों ने मिला के जो टैक्स कमाया है वो 7,818 अरब। भाई जो आपके टैक्सों की आमदनी है उससे तो आप कर्जों का सूद ही अदा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये मैंने सर ये मेन यही पाकिस्तान का ये बार बार जो चीज़ रिएटरेट होती रहती है कि एक ऐसा मुल्क जहां आपके इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप तो अपनी रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं मैनेज कर पाएंगे एज अ कंट्री, अपनी बजटिंग नहीं मैनेज कर पाएंगे। लोन रीपेमेंट तो तब होती है जब आपके एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हों, ताकि आपके पास कुछ आ तो रहा है। जब वैसे ही हमारे इम्पोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं तो फिर हम कहाँ से वापस देंगे पैसे? अब देखिए, आपने बड़ा अहम नुकता, बहुत अहम नुकता उठाया है। अब इसकी भी मैं आपको एक बात बता दूं, आपने तो नुकता उठा दिया। नहीं देख रहा था कि अब ये 10 महीने गुजरे हैं फाइनेंशियल ईयर में, जुलाई से अप्रैल तक 10 महीने, इसमें आपके पास जो रेमिटेंसेज आई हैं उसमें इजाफा हुआ है $8 अरब का, और बरामदात में इजाफा हुआ सिर्फ $3 अरब। आप ये चाहते हैं कि बरामदात में इजाफा ना हो, रेमिटेंस में इजाफा करके मुल्क चला लें, तो ऐसा हुआ नहीं करता है। आपको बरामदात से ही करना है। तो ये पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क बन गया है जिसकी की बरामदात बहुत कम है और रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा है। बड़ा फर्क है। मेरा ख्याल है इस साल को $7 अरब का फर्क हो जाएगा, रेमिटेंसेस ज्यादा होंगी, बरामदात कम। हिंदुस्तान जो है उसकी $770 अरब की एक्सपोर्ट है, $777 बिलियन, और उनका जो रेमिटेंस है उससे $24 अरब। और सर मैं आपको बताऊं, लेकिन वहाँ की जो एक बहुत मेजर डिफरेंस जो है, जो आपको तो पता ही होगा लेकिन आवाम को बताती जाऊं, उनके मेनली जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं। हमारा मेन क्या है? एग्रीकल्चर। हमारा है हाई बल्क लो वैल्यू, उनका है हाई वैल्यू लो बल्क, राइट? तो हमारा क्योंकि एजुकेशन और इन चीज़ों पे फोकस किया ही नहीं जाता। इवन आप हर साल के फेडरल बजट कोई खोल के देख लें, एलोकेशन ही नहीं होती। हेल्थ केयर और एजुकेशन सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं, हालांकि उन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, आपने एक दूसरा नुक्ता उठा दिया, मगर इसके जवाब में मैं आपसे कहूंगा तो आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें। बांग्लादेश में तो हाई वैल्यू आईटी नहीं है ना। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। इसका मतलब ये है कि वो तो उन्होंने अपने घरेलू सनतों को डेवलप करके, कॉटन उनके यहाँ पैदा नहीं होता, वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो मेरे मुल्क में तो कॉटन पैदा होता है। रेडीमेड गारमेंट्स भारत की, हम बांग्लादेश की हमसे ज्यादा क्यों है? ये मैं आपकी बात जो सही थी आईटी की, मगर मैं जो बात कर रहा था उससे हटके है ये जी। हमने बड़ा जुल्म किया है अपने मुल्क के साथ हमारे, कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के बजाय रेमिटेंसेस बढ़ाने। बांग्लादेश से देख लें, श्रीलंका से देख लें, नेपाल से देख लें, आप वाहिद मुल्क हैं जिनकी रेमिटेंसेस ज्यादा है, इसलिए वो जाली रेमिटेंसेस हैं। इनकम टैक्स 111(4) के तहत है, उसमें तो टैक्सों में नुकसान हो रहा है। तो मैं ही चाहता हूँ कि ये बात आप आवाम को भी बताएं। आपकी बात सुनी जाती है कि भाई अगर मैं कॉटन पैदा कर रहा हूँ, बांग्लादेश कॉटन पैदा नहीं कर रहा, तो रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश में हमसे आगे क्यों है? बिल्कुल। ये तो कम से कम तो मेरा मकसद मुझे नजर आता है कि हमें कोशिश करनी ही नहीं है, हमें ताकतवर तबकों को मराद देना है। सर पता है इसमें आपने फिर से एक बहुत अहम पॉइंट रेज किया है, जिस तरह आप यूजुअली भी करते हैं। इसी पे बात आ जाती है हमेशा कि हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई आती है। हमारा जितना कॉर्पोरेट सेक्टर है, पहली चीज़ वो जिस पे रो रहा होता है जैसे कि ग्रिड इतना एक्सपेंसिव होता है। अगर वो सोलर एक्सपेंशन की तरफ भी जाएं तो वो मज़ीद एक्सपेंस होता है उनके लिए। वो पैसे किस तरह से वापस बनाएंगे? ऊपर से टेक्सटाइल पूरा सेक्टर इतना पिटा हुआ है, राइट? एंड अभी देयर इज होप फॉर कि शायद रिवाइवल हो। फिर आप बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की, तो हमारे पोर्ट्स इतने इनएफिशिएंट हैं। ये तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने एनर्जी की बात की ना, मैं एक दूसरा सवाल आपके नाज़रीन के लिए जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कि एफडीआर 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, क्योंकि ताकतवर तत्वों से अब टैक्स नहीं लेते। तो जो 15,000 का शॉर्टफॉल है कहीं से तो पूरा करना है, या तालीम का बजट कम कर दिया, या बिजली के नर्स बढ़ा दिए। तो अगर ये जो लोग हमारे बरामदात कुलंदान ये कह रहे हैं कि टैक्स रेट वो ज्यादा है बिजली के नर्स, गैस के नर्स, वो टैक्स चोरी भी तो कर रहे हैं ना। अगर वो टैक्स दें तो फिर ये कम हो जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा। ये एक शैतानी चक्कर है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ये मतलब ये कोई छोटा मसला नहीं है। आपने जो बात की ना वो बड़ी अहम थी, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको भी क्लैरिफाई कर दें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। 2023 और 2025 के दरमियान जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6,300 से 14,000 हो गई, यानी 8,000 दुगनी से ज्यादा हो गई 2 साल में। तो ये कैसे हो गई? फिर अगर यहाँ है एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ती आपकी, रेमिटेंस आपकी सिवाय आपके रेमिटेंसेस के, और ये आपकी जो है ये नहीं, वो तो खैर हमारे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने गिरे थे, उसकी वजह से हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आए, उसकी वजह से आपकी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हुई। तो जितने, क्योंकि मैं
एज अ फंड मैनेजर हमारा काम ही ये होता है कि हम स्टॉक मार्केट को देखेंगे कौन सा शेयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ज़्यादा महंगा होगा कंपेयर टू वेयर इट्स स्टैंडिंग नाउ। तो वो उनकी रेवेन्यूज और चीज़ें तो उन्हीं चीज़ों पे इंक्रीज हुई कि मोस्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग और फिर थोड़ी बहुत कंपनी के आपकी स्टॉक एक्सचेंज चलती है फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे। तो अगर वो आज के रिजल्ट्स पे नहीं चल रही होगी, वो उन रिजल्ट्स के फोरकास्टिंग पे चल रही होगी जो आज से 2 साल बाद के लिए अज्यूम किए गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी, मैं आपकी बात में वजन है, क्योंकि आपका ये एक्सपर्टीज है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। अगर बैंकों ने, हुकूमती शोबे के इदारों ने हुकूमत के कहने से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, तो क्या आपके ख्याल से स्टॉक? सॉरी, आप एक सेकंड वो रिपीट करेंगे, वो मुझे पीसीआर से एको आ रही थी। जी, आप एक दफा रिपीट कर लेंगे, आप क्या कह रहे थे? मेरे कान में कोई और बोल मैं कर रहा था कि आपकी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत ने पॉलिसियां अपनाई थी, बैंकों ने, मालियाती इदारों ने, फंड्स ने, इस्लामिक बैंक्स ने, असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने, स्टेट लाइफ ने, इन सब ने मिलकर बेतहाशा, DFIs ने जो बेतहाशा हुकूमत के कहने से डिमांड क्रिएट करके स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, अगर वो नहीं लगाते तो तमाम तक जो आपके कैलकुलेशन से इतना ऊपर जा नहीं सकता था। नहीं सर मैं एक चीज़, सॉरी माज़रत के साथ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बिकॉज आई वर्क इन द म्यूचुअल फंड्स राइट। तो हमारे पास अपनी कोई बाइंग पावर नहीं होती, हमारे पास बाइंग पावर होती है हमारे क्लाइंट्स की, राइट। तो अगर आप TFIs की बात कर रहे हैं, अगर आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, सबके पास आवाम का पैसा पड़ा हुआ है। बस ये डिफरेंस है कि आप डायरेक्ट जब एक्सपोजर लेते हैं ब्रोकरेज के थ्रू या आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए डिसाइड कर रही होती है क्या बेचना खरीदना है, राइट। वो हम पोर्टफोलियो डिसाइड कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ द अवाम का पैसा। अब ये सब इसलिए हुआ बिकॉज आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, रिगार्डलेस, अब मैं ये नहीं कह रही कोई अच्छा बुरा है, मैं पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं रखती, मैं इकोनॉमिक ओपिनियंस रखती हूँ, राइट, बिकॉज माई एरिया ऑफ स्टडी इज़ फाइनेंस एंड द इकोनॉमी। तो आपकी PTI गवर्नमेंट इज टेरेबल फॉर द स्टॉक मार्केट एंड आपकी PMLN गवर्नमेंट इज ऑलवेज बिन ग्रेट फॉर द स्टॉक मार्केट। दिस इज अ रूल बिकॉज PTI गवर्नमेंट इज नोन टू सब्सिडाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से बाद में आपके इफेक्ट्स आते हैं, जिस तरह से हमने देखा है, इसलिए कि पॉइजन पिल जो बाद में वापस आती है, राइट। एंड PMLN गवर्नमेंट इज मोर लॉन्ग टर्म एंड प्रो इकोनॉमी। तो उसी तरह से इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को पसंद है ये वाली गवर्नमेंट, एंड वो एक कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में। तो किसी ने कोई सिग्नल नहीं दिया था किसी को टू स्टार्ट बाइंग। मुझ जैसे बहुत सारे लोग आए थे स्टॉक मार्केट में बिकॉज वो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इंक्रीज हुई, ऊपर से क्रिप्टो के साथ साथ, क्रिप्टो तो पाकिस्तान में इलीगल है, तो मुझ जैसे लोग जो ट्रेडिंग करने का शौक रखते थे, हमने देखा कि अच्छा लीगल एवेन्यू ये है। तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी। आई नो कि बहुत लोगों को लगता है कि हमारी मार्केट इतनी मैनिपुलेटेड है, लेकिन सैडली एक्चुअली किसी के पास इतना पावर भी नहीं है और पैसा भी नहीं है इस मुल्क के में वो एक $50 बिलियन की मार्केट कैप की मार्केट को इतना अफेक्ट कर सकें। बड़ी अहम बात कर दी आपने। अब मैं जरा सा टॉपिक को एक तरफ और ले जाऊं। जी, मैं ये देख रहा था कि एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सारी कोशिश ही होती है ना आवाम को फायदा पहुंचे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि दुनिया के 193 कंट्रीज हैं, 193, उसमें से हमारा 168 मुल्क है हमारा हमसे बेहतर है, 26 मुल्क हमसे खराब है। वो कौन से 26 हमको 25 मुल्क हमसे खराब है, 168 हमसे बेहतर है। वो 25 खराब कौन से हैं? 24 सब सहारन अफ्रीका और एक अफगानिस्तान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जौहरी कुव्वत पाकिस्तान, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेहनती किसान, जमाकश, घरेलू खवातीन, सब मिल के काम कर रहे हैं और इंसानी वसाइल की तरक्की में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सब सहारन अफ्रीका के 24 मुल्कों के अलावा सबसे नीचे है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब मैं आवाम के लिए बता रहा हूँ, तालीम, कितनी उम्र तक जिंदा रहने की तवक्को है, सेहत, इलाज मुआवजा, पीने का साफ पानी, निकासी आब, इंसाफ की फराहमी, इज्जत नफ्स को महफूज करना, उन सब में हम दुनिया में सबसे पीछे चले गए। एक दूसरा ये एक होता है करप्शन। करप्शन में हमारा जो इंडेक्स है वो 135 नंबर है 180 में से। इसका मतलब ये कि दुनिया के बेशतर ममालिक में करप्शन पाकिस्तान से कम है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिससे हमारी दुश्मनी है। तो क्या हम इंसानी वसाइल की तरक्की गिराकर और SBI गिराकर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर, ग्रोथ रेट को 2.5% पर ले जाकर, 26 मिलियन बच्चों को तालीम न देकर
11 करोड़ लोगों को गुर्बत के नीचे रखकर सिर्फ बहादुर अफाज की शहादतों से और अल्लाह ताला की मदद से जंग जीत के समझते हैं कि हम कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो नहीं, कहा गया कि इस्लामी मईशत अपनाएं, जान और माल से जहाद करें। तो ये आपने अभी तक ये जो कर दिया, तो मैंने जो 4-5 आप फिगर्स दी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सब है, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल हमारा सूद जो है वो हमारे टैक्सों से जो है वो आमदनी से ज्यादा है। हमें रोल ओवर अगर नहीं करें तो कल को हम फिर डिफॉल्ट कर जाएंगे। 20 लाख रुपए अगले साल फिर हमारा रिपेमेंट है। तो इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे मसले हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली जो आपने भी अंदाज़ा दिया है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपकी तरह ने अंदाज़ा दिया कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। अब इसके पीछे बहुत रीजंस हैं और जहाँ जहाँ जिस इन्फ्लुएंस के लोग स्पेशली इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मतलब हैरत की बात होती है, जिस तरह से आपने पहले भी मेंशन किया है। बट आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स रेज किए हैं एंड 100% हमारे मुल्क को बहुत चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली जिस तरह से आपने कहा कि हमें इंसानियत को आगे रखनी पड़ेगी। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल, आवाम का ख्याल रखना पड़ेगा। वी हैव टू पुट द पीपल बिफोर अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स। एंड विद दैट सर, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमेशा आके इतनी करते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह एट सम पॉइंट यू विल बी विद अस इन पर्सन। और आप लोगों से मैं मिलूंगी अब कल सुबह 11 बजे ऑन द इनसाइड स्कूप। आई होप दैट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन फॉर यू गाइस। आई रियली एंजॉय इट। डॉक्टर साहब एक बहुत लर्नड आदमी है, मैं हमेशा उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और एक बहुत आला पर्सपेक्टिव लाते हैं। ही जस्ट साउंड्स लाइक अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। So I shall see you guys tomorrow at 11 a.m. Take care of yourself. This was the Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Take care for that.